को प्यार भरा नमस्कार। आइए इन दिनों दाना तूफान के बारे में ज़ोर शोर से चर्चा है। बड़े पैमाने पर बंगाल और उड़ीसा जो हमारे भारत देश का अभिन्न अंग है, यहाँ पर अपना प्रभाव दिखा रही है। तो हमें भी जान लेना चाहिए कि दाना जो वर्तमान तूफान का नाम दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण है, कब से यह परंपरा शुरू हुई, कौन कौन से देश किसी तूफान का नाम देने के लिए हैं, इन सारी बातों के बारे में जानकर अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी उठे चक्रवाती तूफान को DANA दाना नाम सऊदी अरब ने दिया है। दाना अरबी शब्द है और हिंदी भाषा में इसी शब्द का मतलब है अनमोल, उपहार या उदारता। वहीं हिंदू धर्म ग्रंथों में दाना का मतलब दानव यानी राक्षस से लिया जाता है, लेकिन अरबी भाषा में इसका मतलब बिल्कुल विपरीत है। तूफान को नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस तूफान के कारण 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफ़ानी हवाएं चलेंगी जो तबाही मचा सकती हैं। नियम बनाया गया है कि जब किसी तूफ़ान या आंधी की स्पीड 62 किलोमीटर यानी 62 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होती है तो उसे नाम देना जरूरी होता है। अलग अलग देशों और अलग अलग समुद्र में उठने के कारण तूफ़ान की पहचान के लिए भी इन्हें नाम देना जरूरी होता है। कहने का मतलब कि किसी खास तूफ़ान के उठने से आपदा प्रबंधन उसके बचाव की अपने हिदायत बताती हैं, सतर्कता नियम बताती हैं, लेकिन उसी में कोई दूसरा तूफ़ान उड़ जाता है तो नाम देना ज़रूरी होता है ताकि लोग भिन्न कर पाएँ कि आखिर किस तूफ़ान से क्या चेतावनी दी गई, हमें बचना है। तो इसीलिए नाम देना ज़रूरी हो जाता है। नाम रखते समय ध्यान रखा जाता है कि इनका संबंध किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय से न हो। नाम से किसी व्यक्ति विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत न होती हों। तूफान का नाम किसी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या अन्य क्षेत्र में विख्यात व्यक्तियों से जुड़ा नहीं होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 में WMO ESCAP यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO का फुल फॉर्म वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वहीं ESCAP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ESCAP मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इनके तहत चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। शुरुआती दौर में केवल 8 देशों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया था। इनके नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड है। हालांकि 2018 में 5 और देश, कौन कौन से? ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन भी जो है इस लिस्ट में शामिल हो गए थे। अप्रैल 2020 में 169 कब 2020 में चक्रवातों की नामों की सूची जारी की गई थी। 169 जो इन्हीं 13 देशों के सुझावों के आधार पर तैयार की गई, पर ये घटना 2020 की है। प्रत्येक देश ने 13 नामों के सुझाव दिए, 13 नाम दिए और 13 देश, तो 13 गुना 13 169 सुझाव है। इन 13 नामों में से जिस एक को बहुमत मिलता है वह नाम चक्रवाती तूफान को दे दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चक्रवात का अलर्ट जारी होते ही सभी देश एक एक नाम भेजते हैं। इन नामों की लिस्ट विश्व मौसम विज्ञान संस्थान एक जारी करके सुझाव मांगे जाते हैं। जिस एक नाम पर सबसे ज़्यादा देशों की सहमति बनती है उस नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाती है। WMO ESCAP विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत
द्वारा साल 2000 में चक्रवाती तूफानों के नाम देने की परंपरा शुरू की गई थी। यह परंपरा जो है नाम देने की 2000 में शुरू हुई थी। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि दाना तूफान से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली होगी और इस तूफान से अपना बचाव करें और जो लोग प्रभावित हों उनकी मदद करें। इनके बारे में ढेर सारी जानकारी आप इकट्ठा करें, अपने बच्चों को शेयर करें, अपने छात्रों को इस जानकारी से अवगत कराएं और अपना दिन शुभ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कक्षा 11 इतिहास का तीसरा पाठ 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। बिहार बोर्ड टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये मेरी तीसरी राउंड क्लास है जिसमें 22 नंबर प्रश्न से आगे तक चर्चा किया जाएगा। लगभग 22 से 85 नंबर तक का क्वेश्चन है। आइए इस पर हम क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करते हैं। इससे पहले लगभग 2 क्लास की चर्चा हो चुकी है जिसका वीडियो और पीडीएफ मैंने आपको दिया हुआ है। यदि आपको अभी भी पीडीएफ या वीडियो नहीं मिला है तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें, आपको मिल जाएगा। आइए चर्चा करते हैं। 22वां प्रश्न है, ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर आया। इस वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे? जी हाँ, 225 ईस्वी में ईरान में एक आक्रामक वंश आया था। ये लोग अपने आप को क्या कहते थे? ससानी कहते थे। ये लोग अपने को क्या कहते थे? ससानी कहते थे। आइए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। ईरान के किस शासक ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया और रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी कब्जा कर लिया है? तो सही आंसर है शापुर प्रथम। ये शापुर प्रथम ने जो है दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया और रोमन साम्राज्य की जो है पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी कब्जा कर लिया था, शापुर प्रथम। ये 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। किन लोगों ने 233 से 280 ईस्वी तक राइन तथा डेन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू किया और उन प्रांतों पर भी बार बार आक्रमण किया जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैला था? आंसर है जर्मन मूल की जनजातियां अथवा राज समुदायों जिनमें से प्रमुख एल्मनाई, फ्रैंक और गोथ थे। कौन थे वो? जर्मन मूल की जनजातियां अथवा राज समुदाय जिनमें से प्रमुख एल्मनाई, फ्रैंक और गोथ थे। आइए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। ससानी वंश जो ईरान में 225 ईस्वी में आक्रामक वंश के रूप में उभर कर आए थे, 15 वर्षों के भीतर ही किस दिशा में फैल गए? तो सही जवाब है फरात की दिशा की ओर। ये फरात नदी की दिशा की ओर फैल गए थे। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरी शताब्दी में रोम में 47 वर्षों में कुल कितने सम्राट सत्तासीन हुए? जी हाँ, तीसरी शताब्दी में अगर हम देखें तो उथल पुथल का काल था। ठीक है, पहली दूसरी शताब्दी शांति का काल था, लेकिन तीसरी शताब्दी में हम जो देखते हैं थोड़ा उथल पुथल का काल था। इस समय देखते हैं 47 वर्षों में कुल कितने सम्राट हुए? तो मेरा सही जवाब है लगभग जो है 25 जो है शासक जो है सत्तासीन हुए थे 47 वर्षों के अंदर। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। रोम के शहरी जीवन की खास विशेषता क्या थी? रोम के शहरी जीवन की खास विशेषता क्या थी? तो इसकी खास विशेषता थी सार्वजनिक स्नानागार। सार्वजनिक स्नानागार का मतलब जहाँ पर एक साथ लोग इकट्ठे होकर स्नान कर सकें। यह दिखाता है कि जरूर कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह में लोग एक जगह इकट्ठे होकर स्नान करते थे। अभी भी हमारे भारत में ऐसा रिवाज है कि धार्मिक उत्सव पर लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो एक साथ स्नान करते हैं। आइए देखते हैं 28वां प्रश्न। रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और संचालन में किस स्तर के अधिकार प्राप्त थे? तो इसका सही आंसर है व्यापक स्तर के अधिकार प्राप्त। इसका मतलब है रोम की महिलाओं को उस समय अच्छी खासी जो है पहुँच थी, उनको व्यापक स्तर के अधिकार मिले हुए थे पुरुषों की तुलना में। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं।
354 से 430 ईस्वी महान कैथोलिक बिशप अगस्टाइन 396 से उत्तरी अफ्रीका के किस नगर के बिशप थे? जी हाँ, उत्तरी अफ्रीका के किस नगर के बिशप थे? इनका कार्यकाल है 354 से 430 ईस्वी में, और ये जो है बिशप का नाम है अगस्टाइन। इन्होंने जो 396 से उत्तरी अफ्रीका के किस नगर के बिशप थे? ये बिशप बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए प्रश्न है। तो सही जवाब है ये जो है अफ्रीका के हिम्पो नगर के बिशप थे, जो काफ़ी शक्तिशाली थे। आइए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। रोम का वह नगर जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, तो रोम का वो कौन सा नगर है? तो वो नगर है पोम्पई नगर। पोम्पई नगर जो है रोम का 79 ईस्वी में जो है ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था। एक महत्वपूर्ण नगर था जो कि ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया। आइए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। मिस्र में कौन सी भाषा प्रचलित थी? तो सही जवाब है कॉप्टिक भाषा। मिस्र में जो है कॉप्टिक भाषा का जो है प्रचलन था। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। रोम के किस नगर में काम चलाऊ साक्षरता के व्यापक प्रमाण मिले हैं? तो रोम में जो है पोम्पई नगर में जो है व्यापक साक्षरता के प्रमाण मिले हैं। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। रोम के निकटवर्ती पूर्व कम से कम फरात के पश्चिम में प्रमुख भाषा समूह का नाम क्या था? तो सही आंसर है अरामाइक जो है सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न। उत्तरी अफ्रीका में कौन सी भाषा प्रचलित थी? उत्तरी अफ्रीका में कौन सी भाषा प्रचलित थी? तो सही आंसर है प्यूनिक तथा बराबर। प्यूनिक और बराबर जो भाषा जो है ये उत्तरी अफ्रीका में प्रचलित थी। आइए प्रश्न देखते हैं। स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में कौन सी भाषा बोली जाती थी? स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में, तो सही जवाब है केल्टिक भाषा जो है स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में बोली जाती थी। 36वां प्रश्न देखिए। रोमन साम्राज्य में किन वस्तुओं का व्यापार होता था? तो सही जवाब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। रोमन साम्राज्य में जो है गेहूँ, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल, तो ये जो है खास कर जैतून जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोमन साम्राज्य में जो है गेहूँ, अंगूरी शराब तथा जैतून का जो है तेल, ये जो है व्यापार होता था इन वस्तुओं का। आइए प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम किस समय चरमोत्कर्ष पर था? मतलब किस समय बहुत ज़्यादा जो है जैतून का तेल का व्यापार होता था और ये उद्यम से निकाला जाता था? तो सही आंसर है 144 से 160 ईस्वी के वर्षों में जो है स्पेन में जैतून का तेल बड़े पैमाने पर निकाला जाता था। आइए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। ड्रेसल 20 किसे कहते हैं? क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रेसल 20। तो आप इसको एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और जो है एक से ज़्यादा नंबर के लिए भी इसको आप तैयार कर लेंगे। तो आइए बताते हैं इसके बारे में। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से जिस कंटेनर में ले जाया जाता था उसे ड्रेसल 20 कहा जाता था। तो ड्रेसल 20 क्या था? स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से जिस कंटेनर में ले जाया जाता था, जिस बर्तन में ले जाया जाता था, उसे ड्रेसल 20 कहा जाता था। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। ड्रेसल 20 किस पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है? ड्रेसल 20 किस पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है? तो सही जवाब है हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर जो है ये ड्रेसल 20 आधारित है। 40वां प्रश्न देखते हैं। रोमन साम्राज्य में सबसे बढ़िया शराब कहाँ से आती थी? सबसे बढ़िया उच्च किस्म की शराब जो है कहाँ से आती थी रोमन में? तो सही जवाब है रोमन साम्राज्य में सबसे बढ़िया किस्म की जो है अंगूरी शराब कैंपेनिया से आती थी। कहाँ से आती थी? कैंपेनिया से आती थी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न। रोम को गेहूँ कौन निर्यात करता था? तो रोम को गेहूँ निर्यात करने वाला जो क्षेत्र था वो था सिसिली और बाइजेकियम। सिसिली और बाइजेकियम से जो है गेहूँ आता था कहाँ? रोम में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कौन से क्षेत्र असाधारण उर्वरता के लिए जाने जाते थे? असाधारण उर्वरता मतलब जहाँ
की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी रोमन साम्राज्य में, कौन सा जगह था? तो हमारा सही आंसर जो है वो है इटली में कैंपेनिया, सिसिली, मिस्र में फयूम, गैलीली, बाइजेकियम, दक्षिणी गौल जिसे गैलिया नाबोनेसस कहते थे, तथा दक्षिण स्पेन में बाएटिका। ये सारे क्षेत्र थे जो काफ़ी उर्वर भूमि थी, यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर जो है खेती वगैरह होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, रोमन साम्राज्य के प्रमुख लेखकों के नाम क्या थे? तो स्ट्रैबो और प्लिनी जो है ये प्रमुख लेखक थे। इसके अतिरिक्त भी अन्य लेखक और इतिहासकार की हम चर्चा करेंगे, लेकिन स्ट्रैबो और प्लिनी जो है रोमन साम्राज्य के प्रमुख लेखक थे। किस रोमन इतिहासकार ने लिखा, प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर किस जो है रोमवासियों ने लिखा था कि जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी है? तो ये लिखे थे एक इतिहासकार जोसिफस। इतिहासकार जोसिफस ने लिखा था कि यहाँ की जो ज़मीन जो है बहुत कीमती है और यहाँ के एक एक इंच के टुकड़े पर खेती होती है। आइए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्पेन का जैतून का तेल कहाँ से आता था? तो सही आंसर है स्पेन के दक्षिण में ग्वाडलक्विविर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों से आता था स्पेन का जैतून का तेल। आगे क्वेश्चन है मेम्पालिया क्या होता था? तो ये जो होता था ओवन आकार की झोपड़ियाँ होती थी मेम्पालिया। ये झोपड़ियाँ जब पशु चराने के लिए लोग पहाड़ पर जाते थे तो वहाँ पर टेम्प्रोरी जो है झोपड़ी लोग बनाते थे, वो ओवन आकार की झोपड़ी होती थी, इसको मेम्पालिया कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैस्टेला किसे कहा जाता था? तो आंसर है स्पेन का उत्तरी हिस्सा बहुत कम विकसित था। यहाँ केल्टिक भाषी किसान पहाड़ों की चोटी पर बने गांव में रहते थे। इन गांव को कैस्टला कहा जाता था। इन गांव को क्या कहा जाता था? कैस्टला कहा जाता था। ये गांव जो है कैस्टला कहा जाता था। किस प्रकार के गांव होते थे? तो स्पेन का जो है उत्तरी हिस्सा बहुत कम विकसित था। यहाँ जो है केल्टिक भाषी किसान पहाड़ों की चोटी पर बने गांव में रहते थे। ये गांव क्या कहलाते थे? कैस्टला कहलाते थे। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्पेन की सोने और चांदी की खानों में पहली और दूसरी शताब्दी में किस तकनीक से खुदाई की जाती थी? तो सही जवाब है जल शक्ति। उस समय जल शक्ति प्रचलित थी। पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उसमें जो है जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था खान से जो है सोना निकालने के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर पर 49 नंबर पर, रोमन साम्राज्य में किस शासक की हत्या एक दास ने कर दी थी? ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय जो है दास भी जो है एक शासक वर्ग के लोग का हत्या कर दिए। उस समय जताता है कि समाज में किसी प्रकार का विरोध रहा होगा, लोगों में गुस्सा रहा होगा और इस प्रकार जो है दास जो है मानवीय व्यवहार से प्रताड़ित होकर ऐसा कदम शायद उठाया होगा। और आगे आप जानेंगे कि दास प्रथा कितनी अमानवीय थी, इसके ऊपर क्या क्या अत्याचार किए जाते थे, तभी ये जान पाएंगे कि क्यों आखिर दास जो है एकत्रित होकर विरोध किए होंगे या फिर उन्होंने ऐसा क्यों कदम उठाया होगा। तो आइए क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में किस शासक की हत्या एक दास ने कर दी? तो सही आंसर है मेरा लुसियस पोडेनियस सेकेंड। लुसियस पोडेनियस सेकेंड जो है इसकी हत्या जो है एक दास ने कर दी थी। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में एक दास ने लुसियस पेडेनियस सेकेंड की हत्या? लुसियस पेडेनियस सेकेंड की जो हत्या की थी वो किसके शासनकाल में की थी? तो जवाब है नीरो के शासनकाल में एक दास ने एक शासक की हत्या कर दी थी। आइए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, रोमन साम्राज्य में कामगारों के निरीक्षण के लिए 10-10 श्रमिक के समूह बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो सही आंसर है कोलुमेला। कोलुमेला एक जो है स्पेन के दक्षिण भाग से आए हुए एक विद्वान थे, कवि थे, जिन्होंने जो है इनके बारे में लिखा है। आइए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं, फ्रैंकिनसेंस क्या था? तो सही जवाब है एक यूरोपीय नाम जो वास्तव में सुगंधित राल है।
इसका उपयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था। फ्रैंकिनसेंस क्या था? एक यूरोपीय नाम है ये, जो वास्तव में सुगंधित रॉल है। इसका उपयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र मतलब सेंट बनाने के लिए किया जाता था, खुशबूदार पदार्थ बनाने में किया जाता था। अगला प्रश्न है, फ्रैंकिनसेंस किस पेड़ से प्राप्त किया जाता था? ये सुगंधित चीज़ जो है, जो यूरोपीय नाम है, किस पेड़ से प्राप्त किया जाता था? तो सही आंसर है ये जो है बोसवेलिया नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता फ्रैंकिनसेंस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रैंकिनसेंस की सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल कहाँ से आती थी? सबसे बढ़िया किस्म की जो है राल फ्रैंकिनसेंस की कहाँ से आती थी? तो वो आती थी अरब प्रायद्वीप से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहूदी विद्रोह जो जुड़ेया में रोम शासन के विरुद्ध हुआ था, रोम शासन के विरुद्ध यहूदी विद्रोह हुआ था तथा जिसे रोम वासियों ने क्रूरतापूर्वक, और इस विद्रोह को रोम वासियों ने दबा भी दिया था, कब हुआ था? तो ये जो विद्रोह हुआ था वो 66 ईस्वी में हुआ था। तो 66 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। आइए अगला 57 नंबर प्रश्न देखते हैं, इतिहासकार टैसिटस ने प्रारंभिक रोमन साम्राज्य को कितने वर्गों में बांटा है? तो सही आंसर है सेनेटर, अश्वारोही जिसको इक्वाइटस भी या नाइट्स बोला जाता है, तीसरा है जनता का सामान्य वर्ग, उसके बाद फूहड़ निम्नतर वर्ग यानी कमीनकारू, और जो है उसको प्लेस सोडिडा, कमीनकारू, प्लेब्स सोडिडा, और अंतिम जो वर्ग है समाज का वो दास था। ये इतिहासकार टैसिटस के द्वारा ये जो है उल्लिखित है। आइए अगला हम देखते हैं, रोमन साम्राज्य का परवर्ती काल कब से शुरू होता है? तो सही आंसर है 4वीं शताब्दी से प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासन काल से जो है रोमन साम्राज्य का जो है परिवर्ती काल शुरू होता था। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोमन साम्राज्य के किस काल में टैसिटस द्वारा उल्लिखित दो समूह सीनेटर और नाइट या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे? तो आंसर है रोमन साम्राज्य के परिवर्ती काल में। रोमन साम्राज्य के जो है परिवर्ती काल में जो है हम देखते हैं कि टैसिटस द्वारा जो उल्लिखित दो समूह थे, एक सीनेटर और एक नाइट या अश्वारोही, ये जो है परवर्ती काल में एकीकृत हो गए थे, एक हो गए थे, और ये दोनों मिलकर एक अभिजात वर्ग बना चुके थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ह्यूमिलियोरिस किसे कहा जाता था? ह्यूमिलियोरिस किसे कहा जाता था? तो हमारा सही जवाब, रोमन साम्राज्य में सामान्य मध्यम परिवार के नीचे निम्नतर वर्गों का एक विशाल समूह था जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? ह्यूमिलियोरियस कहा जाता था। आइए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, 61 नंबर प्रश्न, टैसिटस ने किस वर्ग को सीनेट गृहों के आश्रितों के रूप में वर्णन किया है? अर्थात मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता थी उस ग्रुप की। वो कौन सा ग्रुप है? तो सही जवाब है सामान्य मध्यम वर्ग। ये जो सामान्य मध्यम वर्ग था ये मुख्य रूप से जो है राज्य पर निर्भर रहते थे, सरकारी कामों के लिए निर्भर रहते थे। टैसिटस ने ऐसा जो है अपना उल्लेख किया है। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, 5वीं शताब्दी का एक इतिहासकार जो एक राजदूत भी था, जिसने लिखा, रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इसमें वो उपज शामिल नहीं था जिसका उपयोग वो सीधे कर लेते थे। तो वो 5वीं शताब्दी का जो इतिहासकार जिसने इस चीज़ की कि उन लोगों का जो आय था 4000 पाउंड सोने के बराबर, वो कौन थे इतिहासकार? उस इतिहासकार का नाम है ओलिम्पियोडोरस। ओलिम्पियोडोरस जो है ये इतिहासकार थे जिन्होंने जो है एक राजदूत भी थे। इन्होंने लिखा, रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवार में जो आय है वो 4000 पाउंड सोने के बराबर है। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के कब तक प्रचलित रहे? तो रोमन साम्राज्य में चांदी के सिक्के जो चले वो प्रथम 3 शताब्दी, शुरू के 3 शताब्दी में प्रचलित रहे। आइए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, परवर्ती रोमन साम्राज्य में चांदी के सिक्के का प्रचलन बंद क्यों हुआ? तो स्वाभाविक है, चांदी जब आना बंद हुआ होगा, चांदी की जब कमी हुई होगी, तब जो है
चांदी के सिक्के चलने बंद हुए होंगे। और आंसर वही है, क्योंकि स्पेन के खानों से चांदी मिलना बंद हो गया था, ये वजह है। आइए 65 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। परवर्ती काल में कॉन्स्टेंटाइन ने किस धातु पर आधारित सिक्के जारी किए? तो कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित सिक्के जारी किए। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव कब से हुआ? रोमन में जो है कानून की एक जो है परंपरा चली, वो भी मजबूत, जिसमें राजा न्यायपालिका पर नियंत्रण किया जा सके। तो ये जो शुरुआत होता है, हम देखते हैं 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरुआत होता है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, इस्लाम का उदय कब हुआ? तो सही जवाब है, इस्लाम का उदय जो है 7वीं शताब्दी में। ये जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में माना जाता है। आइए 68 नंबर पर देखते हैं, रोमन साम्राज्य के सामाजिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किस सम्राट के काल से शुरू हुआ? रोमन साम्राज्य के सामाजिक ढांचे में इम्पोर्टेंट जो है चेंजेस कब देखने को मिलता है, किसके शासनकाल में? तो वो शासनकाल है जो है वो डायोक्लिशियन का शासनकाल है 284 से 350 ईस्वी के समय होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सामाजिक ढांचे में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। आइए रोमन साम्राज्य में हिप्पोड्रम क्या होता था? तो हिप्पोड्रम जो होता था रोमन साम्राज्य में, वो घुड़दौड़ का मैदान होता था। उसमें बहुत ही मनोरंजन का साधन था, लोग घोड़े का रेस देखते थे। ठीक है, तो वो रोमन साम्राज्य में जो घोड़े के दौड़ चूँकि बार बार होते थे, इसलिए उस जगह का भी नाम जो है था हिप्पोड्रम, जहाँ पर घोड़े रेस करते थे, आपस में लड़ते थे। आइए 70 नंबर क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के द्वितीय श्रेणी के परिवारों का आय कितना था? तो प्रथम श्रेणी के आय जो है कुलीन परिवार का आय की मैंने चर्चा की थी, 4000 जो है पाउंड सोने के बराबर में। यहाँ पर हम जो है द्वितीय श्रेणी के परिवार की आय चर्चा हम देखते हैं, इसमें जो है 1000 अथवा 1500 पाउंड सोने के बराबर जो है रोमन साम्राज्य में द्वितीय श्रेणी के परिवारों का आय है। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन, कॉन्स्टेंटाइन द्वारा बनाए गए शुद्ध सोने के सिक्के जो 4.5 ग्राम का होता था, उसे क्या नाम दिया गया? तो सही जवाब है सॉलिडस। ये जो है शुद्ध सोने के सिक्के होते थे जो 4.5 ग्राम जो है सोना इसमें होता था, और इनको जो है नाम दिया गया सॉलिडस। और किनके द्वारा चलाए गए? कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा ये सिक्के चलाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं 72 नंबर प्रश्न, संस्कृति एकात्म का क्या अर्थ है? तो संस्कृति विकास का अर्थ है, संस्कृति एकास का अर्थ है विविधता की कमी और आंतरिक एकरूपता। संस्कृति विकास नहीं होगा, संस्कृति एकास का अर्थ है विविधता का कमी। कहने का मतलब कि वहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं थी, ठीक है, और आंतरिक एकरूपता थी, तो यही कहलाता है संस्कृति एकास। आइए 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, यूनान और रोमवासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति किस प्रकार की थी? यूनान और रोमवासियों की पारंपरिक और धार्मिक संस्कृति किस प्रकार की थी? तो वो थी बहुदेववादी। बहुदेववादी को क्या बोलते हैं? पॉलीथिज्म। बहुदेववादी जो एक से ज़्यादा देवों भगवान ईश्वर की जो है मान्यता या प्रचलन, इसको हम बोलते हैं बहुदेववादी। तो उस समय जो हम देखते हैं यूनान और रोमवासियों की जो है धार्मिक संस्कृति की जो परंपरा थी वो बहुदेववादी रही थी। आइए 74 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म क्या था? बहुदेववादी तो थे ही, लेकिन एक अन्य बड़े धर्म का प्रचलन था, वो था यहूदी धर्म, जिसको जुडाइज्म बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर, रोमन साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में कब हुआ? रोम साम्राज्य का ईसाईकरण मतलब क्रिश्चियन का प्रसार करना, लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रयास करना, और ये 4वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, और एक धीरे धीरे लगातार और एक जटिल प्रक्रिया थी, इसको अंजाम दिया गया था 4वीं या 5वीं शताब्दी में। आइए 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्यसागरीय प्रदेश किस रोग से ग्रसित हो गया? तो सही जवाब है वो रोग था प्लेग। इस जो है बीमारी से 540 के दशक यानी 6वीं शताब्दी में लोग जो है
संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है इससे ग्रसित हो गए थे। आइए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस दशक में पश्चिम का रोमन साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया? तो सही जवाब है 540 के दशक में, यानी 6वीं शताब्दी में। आइए 78 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस मूल के आक्रमणकारियों ने 540 के दशक में पश्चिम में रोमन साम्राज्य को राजनीतिक रूप से विखंडित कर दिया? राजनीतिक रूप से उसको विखंडित किया, तोड़ दिया। तो ये किस मूल के थे? ये थे जर्मन मूल के, जिन्होंने जो है तोड़ दिया था तो ये पश्चिम रोमन साम्राज्य की राजनीति से विखंडित हो गया था। और किस मूल के आक्रमणकारियों ने 540 के दशक में पश्चिम रोमन साम्राज्य को राजनीतिक रूप से विखंडित कर दिया था? तो ये जर्मन मूल के थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह में कौन कौन शामिल थे? तो ये थे गोथ, वेंडल, लोम्बार्ड आदि। गोथ, वेंडल, लोम्बार्ड आदि जो है उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह थे, जिन्होंने जो है आक्रमण किया था। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं, 6वीं शताब्दी में जर्मन मूल के समूहों गोथ, वेंडल, लोम्बार्ड के द्वारा सभी बड़े प्रांत को अपने कब्जे में ले लिया था। इन्हें किस प्रकार का राज्य कहा जा सकता था? तो ये राज्य थे रोमोत्तर राज्य। ये राज्य थे रोमोत्तर राज्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 81 नंबर प्रश्न, प्रमुख रोमोत्तर राज्य कौन कौन से थे? तो सही जवाब है स्पेन में विसिगोथों, गॉल फ्रैंको का राज्य जो 511 से 687 ईस्वी का था, इटली में लोम्बार्ड जो 568 से 774 ईस्वी का था। ये 82 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस रोमोत्तर राज्य को 711 से 720 के बीच अरबों ने नष्ट कर दिया? तो वो राज था स्पेन में विसिगोथों। स्पेन में विसिगोथों का राज था। रोमन साम्राज्य में किस शासक का काल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा का काल था? तो जस्टिनियन का जो है काल था वो तो समृद्धि का काल था, और ये जो है शाही महत्वाकांक्षा का काल भी था। किस शासक ने 533 ईस्वी में अफ्रीका को वैंडलों से छुड़ा लिया? किस शासक ने 533 ईस्वी में अफ्रीका को वैंडलों से छुड़ा दिया? तो सही आंसर है जस्टिनियन। इसने ही 533 ईस्वी में अफ्रीका को वैंडलों से छुड़ा लिया था। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं, जस्टिनियन ने इटली को किससे लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया? तो सही जवाब है ऑस्ट्रोगोथों। ऑस्ट्रोगोथों से जो है जस्टिनियन ने छुड़ा लिया था इटली से। इटली को ऑस्ट्रोगोथों से छुड़ा लिया था, फिर उस पर अधिकार किया था दोबारा। 85 नंबर प्रश्न, किस वंश ने 7वीं शताब्दी में मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिए? तो सही जवाब है ईरान के ससानी शासकों ने 7वीं शताब्दी में मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण किए थे। लास्ट क्वेश्चन 86 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 7वीं शताब्दी में के दौरान रोमन साम्राज्य को ज़्यादातर किस नाम से जाना जाता था? तो ये सही जवाब है बाइजेंटियम। बाइजेंटियम नाम से जो है 7वीं शताब्दी में लगभग जो ज़्यादातर रोमन साम्राज्य को जाना जाता। तो मैं समझता हूँ कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस पार्ट के करा दिए गए हैं, एक भी प्रश्न से बाहर नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9955879667 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो पर कमेंट करके लिख सकते हैं कि मुझे इस जो है PDF चाहिए इस नोट्स का, तो मैं आपको भेज दूँगा। और अगले जो चौथा पार्ट है इसका वीडियो जल्द ही आपको दिया जाएगा। आप ज़रूर से मेरा वीडियो देखते रहें ताकि आपको जो है बाकी के जो है मटेरियल्स आपको समय मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।